बोलो अदब खान। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होता बिल्डिंग से निकला और खुली फिजा में सांस भरा। खान साहब, हमला जिस मकाम पर हुआ वो इलाका तो हाकिम खान का है। पहले भी इसी इलाके के करीब ही हमला हुआ था, मगर एक बात काबिल तवज्जो है। अदब खान की बात पर उसे खान यूसुफ की बात याद आई। उनका भी यही इसरार था कि ये काम हाकिम खान का नहीं। क्या बात है, जल्दी बोलो। वो पेशानी मसलता आगे से बोलता टहलने लगा था। खान साहब, पहले भी सरदार साहब पर हमला हुआ था। इस बार भी जिस गाड़ी पर हमला हुआ वो सरदार साहब की गाड़ी है, मगर अंदर खान जवार साहब बैठे थे। लगता है उनका असल निशाना सरदार साहब। लगता है पर बात नहीं करो अदब खान। पूरा दिन गुजार कर तुमने बस ये मफरूज़े कायम किया। हमला करवाने वाला कौन था और मकसद क्या था, ये पता करो। मैं इस वक्त फारिग नहीं हूँ कि बैठकर तुम्हारे अंदाजे सुनूं। वो घुर्राते हुए बोला था। अदब खान का हलक खुश्क हुआ। तैश में कॉल बंद करके उसने लब सख्ती से भींचे। माथे की रग उभर आई। उसे शदीद परेशानी महसूस होने लगी। खान यूसुफ शायद कुछ जानते हों, इसलिए हाकिम खान पर इसरार किया होगा। मगर खान दावर की बात भी सही लगती थी। कैसा करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। परेशानी से यहाँ वहाँ चलकर सोचता वो यकदम रुक गया। अगर वाकई ये हमला सिर्फ खान आजर पर हो रहा था तो उनकी नज़र सरदारी पर हो सकती थी। इस सारे इलाके में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और पावरफुल आफरीदी हवेली वाले थे। खान यूसुफ का एहतराम पूरे इलाके में किया जाता था, इसलिए सरदारी उन्हीं के हिस्से में आई थी। मगर इस गद्दी का दूसरा उम्मीदवार हाकिम खान था। क्या खबर खान आजर को रास्ते से हटाकर वो लोग सरदारी की गद्दी चाहते हो। उसने फटते हुए सर को दबाया। खान आजर से लाख नाराज़गी और गिले सही, वो बाप थे उसके। इस बार तो खान जवार इस गाड़ी में होने की वजह से निशाने की जद में आए थे, मगर हर बार ऐसा नहीं होने वाला था। और ये भी अच्छी बात ना थी कि खान आजर की जगह घर का कोई और फर्द ज़ख्मी हो या मरे। लेकिन वो सिर्फ शक के तहत खान हाकिम को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर बार की तरह गुलजान बेगम पर सारा मलबा गिरता। वो सोच में मुब्तला अंदर की तरफ बढ़ा। अगर अपने बाप और ख़ानदान को बचाना पड़ा तो उसने सोच लिया था वो सरदार भी बन जाएगा। और ये तो तय था कि सरदार बना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी हवेली या वहाँ के मकीनों की तरफ नज़र भी उठा कर देखे। अंदर पहुंचा तो चौंक गया। कमरे में बहरोज़ खान अपने बड़े बेटे के साथ आया हुआ था। खानज़ादा को देखकर पुरजोश अंदाज में मिले, मगर वो मुश्किल से माथे पर पड़े बलों को जाहिर होने से रोक पाया था। इनको खबर कैसे मिली चाचू की? ये बात तो छुपा ली गई थी ना। वो कुछ फासले पर खड़े खान यावर के पास खड़ा होकर पूछने लगा। हाँ, पता नहीं, शायद आगा जान ने बताया था। हर बात आगा जान सबसे पहले बहरोज़ खान को ही बता देते थे। यावर ने भी बेजारी से उन्हें देखकर सर झटका। अभी से इन लोगों का घर के मामले में घुसना खान हवेली के अभी से उन लोगों का घर के हर मामले में घुसना खान हवेली के सब लड़कों को हमेशा से जहर लगता था, सिवाय मूसा खान के। उसने सर झटका। तारीख गवाह है, दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन गहरा दोस्त ही होता है। खानजादा ने नाक चढ़ाकर बुड़बुड़ाते हुए कहा तो खान यावर बुरी तरह ठिठक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। सुनो, आगा जानपुर यकीन है कि यह सब हाकिम खान ने किया है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। उनको क्या मिलेगा ये करके? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? यावर ने बेचैनी से सामने देखा, जहां खान यूसुफ आहिस्तगी से बहरोज़ खान से बात कर रहे थे, मगर चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। यकीनन हाकिम खान के खिलाफ ही बात कर रहे थे। फ़ायदा तो फ़ायदा लेने वालों को पता होगा। जब तक हकीकत सामने नहीं आती सभी दुश्मन हैं, चाहे वो हाकिम खान हो या फिर आगे से सामने। आगा जान के पहलू में बैठे बहरोज़ खान, वो अक्खड़ लहजे में बोल रहा था। खान यावर ने खामोशी इख्तियार कर ली। परेशानी में वैसे ही इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बेहतर यही था उसे छेड़ा न जाए। खानज़ादा की नज़रें अपने बाप पर जा रुकी, जो तासुब से अपने भाई की ज़ख्मी हालत देख रहे थे। वो परेशानी से बाप को ही तकता गया। ईसा यार, पिछले 3 दिन से थर्ड सेमेस्टर की आयरा जमान शाह तेरा पूछ रही है, नंबर ही दे दे उसे। कम से कम अगर इतनी ही दोस्ती कर लिया तूने तो। वो 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी आया तो हसन ने शौकी से बताते उसे छेड़ा। आयरा का नाम लेकर अपने दोस्तों का यूं छेड़ना और मुस्कुराना उसे सख्त बुरा लगा था। और जो भी लड़की मेरा पूछेगी सबको नंबर देता जाऊं, उसने नाक चढ़ाकर तीखे लहजे में कहा तो हसन गड़बड़ा गया, जबकि ईसा तो उसके पीछे खड़ी आयरा को देखकर ही रुक गया था। वो तासुब से ईसा को देखती पलट कर जाने लगी, जब वो तेज़ी से उसके पास पहुंचकर उसे रोक गया। अगर इनसे ऐसे बात ना करता तो तुम्हारे नाम से छेड़ते रहते, इसलिए ये बात की। वो समझ ही नहीं पाया, वो सफाई दे रहा था। आयरा रुक गई। मैं बस कॉफ़ी पिलाना चाहती थी जो उधार थी, इसलिए पूछा था। अगर इरिटेट हुए हैं तो सॉरी। वो स्पार्ट लहजे में बोल रही थी। खुशफहमियों के महल तो उसके इस बेजार लहजे और जुमले पर ही धड़ाम से ज़मीं पोस हो चुके थे। अच्छी बात है, उधार
उतार देना चाहिए। आइसक्रीम खाओगी? उसकी वही पुरानी फरमाइश पर आयरा का दिमाग चकरा गया। अजीब इंसान था, उसका बस चले तो आइसक्रीम पार्लर खरीद कर वहीं बैठा रहे। जब भी कोई बात हो आइसक्रीम निकाल लाता था। नहीं शुक्रिया, जब कॉफ़ी पीना चाहें बता दें। वो अभी भूली नहीं थी वो कैसे कुछ देर पहले अपने फ्रेंड्स के सामने उसका जिक्र किस लहजे में कर रहा था। बता दूंगा, अभी आइसक्रीम खानी है, गर्मियों में कॉफ़ी नहीं पीता, जब बारिश हो या सर्दी हो तब पीऊँगा। आओ चले, आज आइसक्रीम तुम खिला देना, वो दोस्ताना लहजे में बोलकर आगे बढ़ गया। आयरा मुंह खोले उसे देखती रही। शिद्दत से दिल चाहा साफ इनकार कर दे। वो अपनी बुगाटी का डोर खोलकर ग्लासेस लगाता रुक कर पलटा और ग्लासेस आंखों से हटाकर जरा नीचे किए उसे देखा। पैर पटकती वो अपनी मुरव्वत को कोसती आगे बढ़ी। आज की आइसक्रीम को कॉफ़ी समझ लीजिएगा, मेरा उधार आज ही पूरा हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे तो आयरा ने संजीदगी से जताया, ओके। वो यकदम माथे पर बल डालकर बोला और लब भींचकर स्पीड बढ़ा दी। मिजाज गर्म हो चुका था। रोड पर आगे जाकर वो यू टर्न ले चुका था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो दोबारा यूनिवर्सिटी जा रहा था। उसके चेहरे के सर्द तासुरात पर वो भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही गाड़ी से उतरा और आयरा की तरफ आकर उसे निकाला। हाथ पकड़कर सारे लड़कों के सामने बात करते अहमद और हसन को बुलाया। आयरा हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। आखिर वो क्या करने वाला है? क्या हुआ, अभी तो गए थे, वापस भी आ गए? अहमद ने एक नज़र आयरा पर डालकर उससे पूछा। हसन इस बार खामोश खड़ा था। हाँ, बस बताने आया हूँ कि नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने मांगा नहीं, और मैं लड़कियों से नंबर मांगने वाला घटिया काम करता नहीं। उन्हें इस बात की वजाहत देने लगा जो मजाकन पूछी गई थी। आयरा को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार इमरजेंसी में यूनिवर्सिटी से ऑफ किया। नेक्स्ट टाइम जो भी मसला हो बता कर जाऊँगा। वो आयरा की तरफ देख कर बोला। अहमद और हसन हवन्नक से सर हिला गए। अब इससे ज़्यादा क्या कहते। ईसा ने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो खिफ़त ज़दा सी पलट कर जाने लगी। कुछ ही फासले पर थी जब वो पीछे आकर कदम मिलाता यकदम संजीदगी से बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगता है मेरे दोस्त मुझे तुम्हारे नाम से छेड़ें और तुम्हें डिस्कस करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब उनके सामने जो सच था सब कह दिया। शायद अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा। ईसा की बात पर वो जो कब से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, दांत कचकचा कर रह गए। क्या समझाया आपने? ये सब जो अभी किया अच्छा लगा? मजाक उड़ा रहे थे आप मेरा, अभी और पहले भी? मैं गलत समझ बैठी थी आपको, वो गुस्से से बोल रही थी। ईसा ने अबरूज खाए। ओह ग्रेट, अब अगर तुम सबके दरमियान सबसे मेरा पूछोगी तो तब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई तुम्हारा नाम लेकर मुझे छेड़ता फिरे तब भी ओके। अगर मैंने फ्रेंड्स में ये जाहिर कर दिया कि मेरी गलती की वजह से तुमने वो सब किया तो मजाक बन गई तुम? सीरियसली, तुम लड़कियां ओवर रिएक्ट करने में माहिर होती हो। अच्छी बात है जो तुमने मुझे गलत समझा, आज अपनी गलती सुधार ली। नंबर देने वाला था अपना, अच्छा हुआ नहीं दिया, खामखा तुम्हें मुझ जैसे फ्लर्ट को ब्लॉक करना पड़ता फिर। वो सर्द लहजे में बोलता आयरा को बौखलाहट में मुब्तला कर गया। एक सख्त नज़र उस पर डालकर वो वहाँ से चला गया तो वो खिफ़त ज़दा सी उसे जाता देखती रही। शायद वो आज जो फिर से अजनबी बनकर चला गया था उसे फ़र्क ना पड़े, मगर आयरा को तो फ़र्क पड़ता था, उसके होने से भी और ना होने से भी। उसे आम लड़का समझकर आम लड़कियों वाला नखरा दिखा बैठी थी। अब समझ आया कि हर जगह एक एटीट्यूड नहीं चलता। वो इज्जत देता था तो बदले में भी उसे इज्जत ही चाहिए थी, ना कि नखरा और नाराज़गियाँ। वो अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन पर दिल खोलकर अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। अब जाने वो मान जाने में कितना वक्त तोड़ लेगा, कैसे मानेगा ये भी तो नहीं जानती थी वो। उसकी आंख खुली तो एक क्लिनिक के बेड पर पड़ी थी वो। चकराता सर संभाल कर उठने की कोशिश की तो रीमा जल्दी से आगे बढ़ी। प्रिहान, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? रीमा की परेशान आवाज़ पर उसने आंखें बंद करके सब याद किया। क्या हुआ था उसे क्या बताती कि क्या हुआ था। उसकी आंखें फिर से भर आईं। उसने इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। उसकी शराफत और फर्माबरदारी को उसी के मुंह पर मार दिया गया था। क्या कुछ हो गया था, वो कैसे बताती सबको? प्रिहान, उसकी तकलीफ दे तासुरात पर रीमा घबरा गई। पहले ही उन्हें इतनी देर हो चुकी थी और प्रियान की आनी और बहन की कॉल्स पर कॉल्स करती उसकी दिमाग खाली कर चुकी थी वो। रीमा नहीं जानती थी अपने मंगेतर से मुलाकात के बाद आम लड़कियों की तरह उसके चेहरे पर गुलाबी रंग और शर्मीली मुस्कुराहट की बजाय ऐसी जर्दी क्यों छा गई थी। ऐसी क्या बात हुई थी कि उसके आसाब ही जवाब दे गए। यार क्या हुआ बता दो ना। इनफैक्ट अगर अब तुम ठीक हो तो घर चलें, तुम्हारे घर से बार बार कॉल्स आ रही हैं। हम 1 घंटे का कहकर निकले थे और अब 4 घंटे गुजर गए हैं। ये प्राइवेट मीटिंग थी और मैं तो तुम्हारी फैमिली को एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती कि क्या हुआ है। रीमा परेशानी और बौखलाहट में बोलती चली गई। प्रिहान ने खत्म हो चुकी हिम्मत को जगाया और उठकर बैठ गए। हाँ, अभी तो घर वालों को बताने का मरहला बाकी था, उसके बाद लोग।
उसकी कहीं कोई गलती नहीं थी, फिर भी शर्मिंदा थी। वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसका मंगेतर उससे शादी करता। उसकी वैल्यू ही नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। मैं ठीक हूँ। वो मैंने असल में सुबह से कुछ खाया नहीं ना, नया नींद पूरी की, इसलिए शायद। वो नज़रें चुरा कर वजाहत देती बेड से उठकर अपने शूज़ पहनने लगी। रीमा ने सुकून का सांस लिया। ओह अच्छा, मैं तो जाने क्या क्या सोच बैठी थी, इतना डर गई थी मैं। तुम्हारा फयांसी हवा के घोड़े पर सवार था, ऐसे तेज़ी से निकला और फिर पीछे से तुम्हारी अचानक इतनी बुरी हालत। मैं तो डर गई, जाने क्या हुआ। रीमा ने सर झटक कर बोला और उसे सहारा देने लगी। यकीनन उसने खौफ में वही सोचा होगा जो हो चुका था। प्रिहान का शिद्दत से दिल चाहा कहीं छुप जाए और धाड़े मार मार कर रोए। रीमा के सहारे गाड़ी में बैठकर वो आंखें मूंद के वो तेज़ रफ्तारी से उसके घर पहुंची थी। आनी और प्रीसा सा गुस्से में दोनों को घूर रही थी। गाड़ी ख़राब हो गई थी, इतनी परेशानी हुई, काम तो तुम्हारा 5 मिनट में हो गया था, वर्कशॉप पर इतना टाइम लग गया। रीमा की बौखलाहट को देखकर उसने संजीदगी से बहाना घड़ा। रीमा ज़ोर ज़ोर से सर हिलाती तायद करने लगी तो उन्हें खामोश होना पड़ा। मैं अब चलती हूँ, फिर काफ़ी लेट हो गई है। रीमा ने खड़े खड़े माजरत की और तेज़ी से निकल गई। प्रिहान भी उनके मज़ीद सवालों से बचने के लिए जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। बाहर बच्चों और पूर्वा का शोर शराबा गूंज रहा था। वो खामोशी से आंसू बहाती घुट घुट कर रोती जा रही थी। उसे घर वालों को बताना था जो हुआ और जो सच था, बस साफ साफ बता देना था। वो तो बस इतनी कसूरवार थी कि बुलाने पर मिलने चली गई थी, मगर वो चुप रही। रात हुई, दिन गुजर गया और अगले दिन के बाद बहुत दिन तक उसने चुप साध ली, ये जानते हुए भी कि जितना लेट करेगी उतनी बड़ी रुसवाई उठाएगी। शादी के करीब, शादी के मौके पर अगर कोई शादी रुकवाए तो बदनामी ज़्यादा होगी। शादी से बेजारी तो पहले ही वो जाहिर कर चुकी थी। उसका रोना भी शायद जोड़ दिया गया था। उसने मुंह नहीं खोला, अजीब हालत में फंस गई थी। हाथी ने उसके कहने पर शायद घर वालों को समझा बुझा कर रोक दिया था। वो तो वैसे भी शर्मिंदा थे, सामना कैसे करते। मेहरबानी ही हुई थी कि वजाहत से बचा लिया गया, मगर वो उसे चुप करवा कर खुद भी चुप साध गई थी। घर में रौनकें चलती रहीं और मेहंदी का दिन आन पहुंचा। अपने कमरे में तैयारी के बहाने बंद होती प्रिहान इस बुरी तरह से रोई कि होशो हवास से बेगाना हो गई। बाहर सब घर वाले मेहंदी के लिए मैरिज हॉल जाने की तैयारियों में मशगूल थे। कोई नहीं जानता था जिस शादी के लिए वो पुरजोश हैं वो तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। एक और फ़र्द था जो जानता था, प्रिहान के अलावा मिस्टर वकार। उनके खालू सब जानते थे। हादी ने प्रिहान के कहने के बावजूद उन्हें कॉल करके सब बता दिया था। फिर भी वो इतने दिन खामोश रहे और किसी को शादी रुकने की खबर तक ना होने दी थी। फिर भी उन्होंने सब होने दिया, शादी रोकी ना इंतज़ामात रोके। कमरे के दरवाजे पर होती मुसलसल तेज़ दस्तक पर भी जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो कमरे के पिछली जानिब बालकनी में खुलने वाली खिड़की से पूर्वा ने अंदर जाकर दरवाज़ा खोला। बेड के करीब ज़मीन पर बेहोश पड़ी प्रिहान को देख सबके हवास उड़ गए थे। जल्दी से उसे संभाल कर बेड पर लिटाते हुए प्रीसा रो पड़ी। उसको भी पता चल गया होगा ये सब क्या हो गया आनी, इतना बड़ा धोखा। प्रिहान की जर्द सूरत देखकर प्रीसा रो रही थी। कुछ देर पहले वकार साहब ने ऐन तैयारी मुकम्मल होते ही धमाका किया था कि दूसरी तरफ शादी से इनकार हो चुका है। वो लोग अब कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे थे। प्रिहान का ख्याल आने पर पूर्वा उसके पास भागी तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खोलकर उसे चेक किया तो वो बेहोश थी। शाइस्ता बेगम दुख से साकित बैठी थी। उन्हें यही गम खा रहा था कि प्रिहान राज़ी नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती की जा रही थी। और नतीजा क्या निकला? लड़के ने खुद शादी की जल्दी मचाई और खुद ही जल्दी में शादी ख़त्म कर दी। न सवाल न जवाब, फैसला कर लिया। बदनामी उनके हिस्से में आ रही थी। प्रिहान ने जब आँख खोली तो प्रीसा, पूर्वा और रानी उसके गिर्द बैठी रो रही थी। कुछ फासले पर पड़ी चेयर पर अंकल भी बैठे थे। मतलब इनकार पहुंच गया था। शर्मिंदगी, जिल्लत और परेशानी चेहरों पर रकम थी। उसने जब्त से आंखें मीच लीं। उठकर बैठने लगी तो परीसा ने जल्दी से सहारा दिया और सीने से लगा लिया। कैफ और इफ्रा परेशानी से सबके चेहरे देख रहे थे। बस घटियापन किया है उसने। मैंने बहुत समझाया मगर ना कोई वजह बताई ना कोई जवाब। बेटा आपको कुछ बताया उसने? अंकल ने उसे देख कर पूछा तो वो समझ गई कि हादी ने उन्हें इनकार पहुंचा दिया और ये भी समझ गई कि उसने सिर्फ इनकार पहुंचाया, तफसील नहीं बताई, वरना अंकल इतना इतमाद से सबके दरमियान ना बैठे होते। वो सर्द नज़रों से उन्हें देखती रुख मोड़ गई, मगर ये बात नोटिस करने के लिए कोई होश में न था। अब क्या करेंगे? 2 घंटों बाद रस्म है, लोगों को क्या जवाब देंगे? ये मुझसे क्या हो गया है? काश जब वो लोग जल्दी मचा रहे थे तभी इनकार कर देती मैं। प्रेहान, आई एम सॉरी बेटा।
आनी रोती जा रही थी। उनको हर तरफ की फिक्र सता रही थी। प्रिहान को दुख से देखती वो माजरत करने लगी, दफ़ा करो, घटिया लोग थे। अब एक रास्ता तो है, फैज़ी के लिए भाईजान से बात की है, मगर भाभी साहिबा ने शर्त रख दी है। अंकल की बात पर सब मुतवज्जो हुए। फैज़ान और फैज़ी उनका बड़ा भतीजा था, पढ़ा लिखा था और अच्छे अखलाक का मालिक था। इस मौके पर उसका ऑप्शन बेहतरीन था। क्या शर्त? कोई मानने के काबिल है तो मसला कोई मानने के काबिल है तो मसला नहीं। फैज़ी तो मेरा देखा भाला है। प्रिहान का हादी से कोई दिली लगाव नहीं था कि प्रॉब्लम हो।